स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेज में। आज मैं बिहार पुलिस के लिए जो कांस्टेबल का सेट प्रैक्टिस चल रहा है उसमें आज हम लोग 5वें सेट प्रैक्टिस को देखेंगे। इससे पहले 4 सेट प्रैक्टिस को कवर करा दिया गया है। आज जो होगा वो 5वां सेट प्रैक्टिस होगा और ये जो चल रहा है वो फुल टेस्ट प्रैक्टिस चल रहा है जिसमें 100 क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर है। और ये जो है वो इडुटेरिया का बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस है जिसमें हम लोग सभी सब्जेक्ट जैसे हिंदी से क्वेश्चन रहते हैं, अंग्रेजी रहता है, विज्ञान, गणित, सामान्य अध्ययन और तार्किक समझा सभी को कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अतताई का अर्थ क्या होता है। अतताई का अर्थ पूछ रहा है तो अतताई का अर्थ होता है जो अत्याचार करता हो। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अतताई जो अत्याचार करता हो, दुष्ट और उपद्रवी हो, जो हिंसा करता हो उसे अतताई कहते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा, इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा गया है। शुद्ध शब्द समूह को चुनना है। तो आइए इसको देखते हैं। इसमें जो है प्रकृति, पुनर्जन्म, तो पुनर्जन्म यहाँ गलत लिखा है। पुनर्जन्म में आधा 9 होता है। दूसरा इसमें बी कह रहा है कि प्राकृतिक सही लिखा गया है, पुनर्जन्म यहाँ सही है, भर्त्सना भी सही है, वलिष्ठ भी सही है। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, जो पढ़ेगा वह पास होगा। इनमें कौन सा विशेषण है। तो इसमें जो है वो सर्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सर्वनामिक विशेषण की हम लोग बात करें तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द को विशेषण की तरह विशेषता बताता है वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो जो पढ़ेगा वह पास होगा, ये जो है वो सर्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स चौथा, कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। गलत वाक्य इसमें अशुद्ध वाक्य को पूछ रहा है। तो आइए इसको देखते हैं। इसमें जो है विष्णु के अनेकों नाम है, तो यही गलत है। अनेकों तो अपने में बहुवचन हो गया, तो यहाँ अनेकों नहीं अनेक होना चाहिए। तो यही जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए विष्णु के अनेक नाम है सही होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। पूछ रहा है द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। तो द्वंद्व समास को सबसे पहले हम लोग देखें तो द्वंद्व समास वे समास होते हैं जिसमें समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद समान हो एवं दोनों पद को मिलाते समय और अथवा यदि योजक सुप्त हो जाए तो वह द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे दाल भात, तो इस दाल भात डोटा डोरी। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीनहीन जो हो जाएगा वो द्वंद्व समास हो जाएगा। इसका दोनों पद प्रधान है और योजक चिन्ह के द्वारा ये जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठवा, आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है। तो आसमान टूट पड़ना का जो अर्थ है मुसीबत आना इसका अर्थ होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, मुसीबत आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द को चुनना है। तो शुद्ध शब्द को देखते हैं। रचयिता गलत है, रचयिता नहीं होता है। रचयिता भी नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। रचयिता रचयिता होता है, रचयिता भी नहीं होता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। रचयिता एक पुल्लिंग शब्द है एवं इसका विशेषण होता है रचना करने या रचने वाला। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, समास का विलोम शब्द क्या है। समास का विलोम शब्द पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यास। समास का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो व्यास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, परिमाप में उपसर्ग कौन सा है। तो परिमाप में उपसर्ग पूछ रहा है तो सबसे पहले उपसर्ग जो होते हैं वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगते हैं। तो परिमाप में जो है वो परि उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, बादल का तत्सम शब्द क्या है। तो बादल का तत्सम शब्द जो है वो होता है वारिद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वारिद। तत्सम शब्द की हम लोग बात करें तो आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनको संस्कृत से बिना कोई रूप बदले ले लिया गया है वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द वे होते हैं, ध्यान रखिएगा कि संस्कृत के जो शब्द डायरेक्टली आधुनिक हिंदी भाषा में उपयोग किया जाए वे तत्सम होते हैं और परिवर्तित करके उसका उपयोग किया जाता है वे तद्भव होते हैं। इनको भी फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, तत्सम और तद्भव को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वारिद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11,
फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज़ एन एरर। एरर इसमें चुनना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, तो इसको देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड, सही है, टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक, ये जो है सही है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, चूज द वन विच एक्सप्रेसेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें से सिलेक्शन का राइट मीनिंग चुनना है। तो सिलेक्शन का अर्थ होता है पसंद करना या चुनना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रीफरेंस। प्रीफरेंस का भी अर्थ सेम होता है, इसका भी अर्थ जो होता है वो पसंद करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एग्रीमेंट दिया है तो इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्कॉर्ड, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्रीमेंट का जो अर्थ होता है वो होता है समझौता, और डिस्कॉर्ड का जो अर्थ होता है वो होता है कलह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, फिल इन द ब्लैंक्स एज ही प्रूव्ड इनइफिशिएंट द कंपनी डैश डैश हिम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी एक्सपेल्ड। एक्सपेल्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज ही प्रूव्ड इनइफिशिएंट द कंपनी एक्सप्लेन्ड हिम, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, फिल इन द ब्लैंक्स द फर्नीचर डैश डैश टू बी डिलीवर्ड टुडे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द फर्नीचर इज टू बी डिलीवर्ड टुडे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। द फर्नीचर जो है वो सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ जो होगा वो इज का सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, द वर्ड फिजिकल रिलेट्स टू। तो फिजिकल का जो अर्थ होता है वो राजकोषीय होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे फिजिकल डेफिसिट होता है, राजकीय घाटा, तो ये राजकोषीय होता है, फिजिकल का अर्थ राजकोषीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाइनेंस। यह जो रिलेटेड है वो फाइनेंस से, वित्त से यह शब्द रिलेटेड है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, दैट विच इज फिट टू बी ईटन इज नोन इज। दैट विच इज फिट टू बी ईटन इज नोन इज, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडेबल। एडेबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडेबल का जो अर्थ होता है वो खाने लायक इसका अर्थ होता है, खाने लायक इसका अर्थ होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज। तो फ्रेज के सिमिलर मीनिंग को पूछ रहा है इन नेम ओनली। इन नेम ओनली का अर्थ होता है नाम मात्र, ध्यान रखिएगा, नाम मात्र इसका अर्थ होता है। तो इससे संबंधित जो हो जाएगा वो नॉमिनल हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नॉमिनल का भी अर्थ जो होता है वो नाम मात्र ही होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, व्हाट इज द मोस्ट ऑपोजिट मीनिंग ऑफ इंसेन। इंसेन का ऑपोजिट अर्थ पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ देखना है कि इंसेन का अर्थ क्या होता है। तो इंसेन का अर्थ होता है पागल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेन। और सेन का जो अर्थ होता है वो समझदार होता है, ध्यान रखिएगा कि समझदार इसका अर्थ होता है। तो इसका अपोजिट इंसेन का जो अपोजिट हो जाएगा वो सेन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज द सेंटेंस इज एरर। इसमें जो है वो सेंटेंस के एरर को पूछ रहा है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि वाइल प्रोसीडिंग ऑन लीव, बी कह रहा है कि ही हैड ओरली कमिटेड दैट, सी कह रहा है कि ही विल रिज्यूम आफ्टर 2 days। तो यहाँ जो गलत हो जाएगा वहाँ वो हो जाएगा ऑप्शन सी में ही विल के जगह ही वुड होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही विल के जगह ही वुड रिज्यूम आफ्टर 2 days, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से क्या वाहित मल की एक कार्बनिक अशुद्धि है। तो कार्बनिक अशुद्धि जो होता है वो मानव मल होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। निम्नलिखित में से किसके समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोबाल्ट। 24 क्वेश्चन है डैश डैश रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीव्र रोग। तीव्र रोग जो होते हैं वो केवल कम अवधि तक होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। हाइड्रा जंतु जगत निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है? तो हाइड्रा जो है वो सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26। निम्नलिखित में से कौन सा एक सपाट अस्थि है? तो सपाट अस्थि जो होती है वो पसलियां होती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पसलियों की संख्या हम लोग बात करें तो यह 12 जोड़ी यानी 24 पसलियां होती है, और यह जो है वो एस्टर्नम, ध्यान रखिएगा कि एस्टर्नम के माध्यम से आपस में जुड़ी होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी होता है? तो सीधी रेखा में चलने के लिए फ्रेंड्स जो उत्तरदायी होता है वो सेरिबेलम होता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेरिबेलम। सेरिबेलम की हम लोग बात करें तो मस्तिष्क तंत्र के पास स्थित हिंद ब्रेन की एक प्रमुख संरचना होती है। मस्तिष्क का यह हिस्सा जो है वह शैक्षिक आंदोलन के समन्वय के जिम्मेदार होता है। यह मोटर कौशल जैसे संतुलन, समन्वय और मुद्रा सहित कई कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। तो सीधी रेखा में चलने का जिम्मेदार जो होता है वो सेरिबेलम होता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इष्ट में जनन डैश डैश की प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो इष्ट में जो जनन है वो मुकुलन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 29। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के उदाहरण है? तो कवक रोग का जो उदाहरण है वो दाद जो होता है वो कवक के कारण होता है। तपेदिक की हम लोग बात करें तो तपेदिक जो है वो संक्रामक बीमारी है, और यह बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होती है, ध्यान रखिएगा कि यह जीवाणु के कारण होती है। हैजा की हम लोग बात करें तो हैजा जो बीमारी है वो भी जीवाणु से संबंधित है। कोविड-19 जो है वो विषाणु वायरस से संबंधित बीमारी है, तो कवक से संबंधित जो बीमारू हो जाएगा ऑप्शन बी दाद जो हो जाएगा वो कवक से संबंधित बीमारू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित रोग पूछ रहा है तो चिकन पॉक्स छोटी माता जो है वो विषाणु जनित रोग है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिकन पॉक्स। वही हम लोग काली खांसी की बात करें तो काली खांसी जो है वो जीवाणु जनित रोग है, ध्यान रखिएगा कि यह जीवाणु जनित रोग है। उसके बाद मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो है वो परजीवी जनित रोग है, ध्यान रखिएगा कि यह जो है वो परजीवी जनित रोग है और मच्छर के काटने से फैलता है। और टीबी की बात करें, ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस भी जीवाणु जनित रोग है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। चिकन पॉक्स पूछे तो विषाणु जनित रोग है, काली खांसी जीवाणु जनित रोग है, मलेरिया पूछे तो परजीवी के कारण होता है, और टीबी अगर पूछे तो वो जीवाणु जनित रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। मानव फेफड़े द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत होता है? तो मानव फेफड़े द्वारा जो वायु छोड़ी जाती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4.4% होती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु है ये पूछ रहा है? तो एक परमाणु जो है वो हीलियम है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हीलियम जो होता है वो एक परमाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाईकोर्ट की जो स्थापना है वर्ष 1916 में किया गया था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में हम लोग भारत में कुल हाईकोर्ट की बात करें तो अभी 25 हाईकोर्ट जो है वो भारत में है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का जो मुख्यालय है आप सबको पता है कि यूएनओ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में है। यूएनओ की हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ध्यान रखिएगा कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति जो है वो दूध से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और श्वेत क्रांति की हम लोग बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो वर्गीज कुरियन के द्वारा किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा कि वर्गीज कुरियन ने श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। तो इनको जो है वर्गीज कुरियन को वो श्वेत क्रांति का पिता या ऑपरेशन फ्लड का सूत्रधार माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो पहला धर्मोपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था और इस घटना को हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि धर्म चक्र परिवर्तन, इस घटना को जो पहला उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है वो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मैक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा की हम लोग बात करें तो वो 13 देशों से होकर गुजरती है। और ये जो 13 देश हैं आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसेप, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से होकर गुजरती है। तो ये 13 देश आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और इसको ध्यान में रखिएगा कि यह 13 देश से होकर गुजरती है, जिसमें केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील शामिल है, लेकिन मैक्सिको से होकर यह नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाया गया था? तो नौजवान भारत सभा जो है वो भगत सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा जो है वो यंग इंडिया और नेशनल हेराल्ड, यंग इंडिया भी और नेशनल हेराल्ड, ये दोनों पत्रिका जो है वो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए और सी, दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, डेनमार्क की संसद कहलाती है? तो डेनमार्क की जो संसद है वो फाल्केटिंग कहलाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं हम लोग संसद की बात करें तो संसद जो है वो भारत का संसद संसद कहलाता है और फिनलैंड का संसद संसद कहलाता है। तो भारत और फिनलैंड, इन दोनों को ध्यान रखिएगा कि इन दोनों की संसद जो है वो संसद कहलाता है। वहीं हम लोग नेशनल असेंबली की बात करें तो पाकिस्तान एवं फ्रांस की जो संसद है वो नेशनल असेंबली कहा जाता है। उसके बाद से हम लोग कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है वो यूएसए की संसद है। ध्यान रखिएगा कि यूएसए की जो संसद है उसे कांग्रेस कहा जाता है। फाल्केटिंग डेनमार्क के संसद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? पूछ रहा है कि कौन सा थर्मल पावर प्लांट जो है वो बिहार में स्थित नहीं है। मुजफ्फरपुर थर्मल बिहार में है, बरौनी भी बिहार में है, औरैया विद्युत संयंत्र जो है वो बिहार में स्थित नहीं है, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और एनटीपीसी के द्वारा इसको चलाया जाता है। कहलगांव जो है ये भी बिहार में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन डैश डैश में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में पहली शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीति का जो है आयोजन कश्मीर में किया गया था। और कश्मीर में भी कहाँ किया गया था ये पूछे तो यह कुंडलवन में किया गया था। और इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में बट गया। पहला हीनयान, ध्यान रखिएगा पूछता है हीनयान, और दूसरा जो है वो महायान, ये दो भागों में बट गया चौथी बौद्ध संगीति में। और इसकी अध्यक्षता जो है चौथे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा कि वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। पहले बौद्ध संगीति की बात करें तो वो जो था 483 ईसा वर्ष पूर्व में अजात शत्रु के काल में राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। दूसरी बौद्ध संगीति की हम लोग बात करें तो वो 383 ईसा वर्ष पूर्व में कालाशोक के काल में वैशाली में किया गया था। तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो अशोक के काल में पाटलिपुत्रा में आयोजित किया गया था। और चौथी बौद्ध संगीति जो है वो कश्मीर में कुंडलवन में आयोजित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो भारत में जो सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है वो होता है असम में। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम में जो है वो कुल 53% चाय का उत्पादन किया जाता है। वहीं पश्चिम बंगाल की हम लोग बात करें तो पश्चिम बंगाल में 21% चाय का उत्पादन होता है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 15%, ये प्रतिशत ध्यान रखिएगा, और केरल में जो है वो 9%। तो सर्वाधिक जो है वो 53% असम में, पश्चिम बंगाल में दूसरे नंबर पर है वो उसमें 21%, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है 15% के साथ, और चौथे नंबर पर जो है वो केरल है, वो 9% उत्पादन करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि क्या था? तो पाणिनि जो था वो एक व्याकरण शास्त्री था। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, पाणिनि एक व्याकरण शास्त्री था, और इसी के द्वारा ध्यान रखिएगा कि अष्टाध्यायी की रचना की गई थी। अष्टाध्यायी जो है इसी के द्वारा रचना किया गया था, और अष्टाध्यायी का संबंध जो है वो व्याकरण की पुस्तक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, नियाग्रा प्रपात कहाँ स्थित है? तो नियाग्रा प्रपात जो है वो यूएसए में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नियाग्रा प्रपात की हम लोग बात करें तो यह जो है वो सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है, लॉरेंस नदी पर स्थित है, और यह जो है वो कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुषाण वंश की जो स्थापना है वो कुजुल कड़फिसस के द्वारा किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो वो विम कड़फिसस था। भारत में कुषाणों का वास्तविक संस्थापक विम कड़फिसस को माना जाता है, और सबसे प्रसिद्ध जो शासक था वो कनिष्क था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और यह जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर विस्तृत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, वीटी कल्चर का संबंध किसके उत्पादन बढ़ाने से है? तो वीटी कल्चर जो है वो अंगूर के उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं हम लोग फूलों के अध्ययन की बात करें तो फूलों का जो अध्ययन है वो फ्लोरी कल्चर कहलाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा कि फ्लोरी कल्चर फूलों का अध्ययन कहलाता है। वहीं हम लोग सब्जी उत्पादन की बात करें तो इसे ओलेरी कल्चर, ध्यान रखिएगा कि ओलेरी कल्चर कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फूलों का अध्ययन फ्लोरोकल्चर, और सब्जी का जो अध्ययन है वो ओलेरी कल्चर कहलाता है। अंगूरों के अध्ययन जो है उसका संबंध है वीटी कल्चर से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो ओजोन परत जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रेटोस्फेयर, या हिंदी में अगर पूछे तो समतापमंडल। ध्यान रखिएगा कि समतापमंडल में यह स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतया सिपाही विद्रोही कहा था? तो सिपाही विद्रोही जो है वो लॉरेंस एवं सीले के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉरेंस एंड सीले ने 1857 की विद्रोह को पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, संसद में निहित है। तो आप लोगों को पता है जो संसद जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। तो तृतीय बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है वो मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा किया गया था, और यह तृतीय बौद्ध संगीति जो है इसका आयोजन पाटलिपुत्रा में अशोक के काल में किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्रा में अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा बिल्कुल सही है, रत्नावली हर्षवर्धन ये भी सही है, सीकारा अर्थशास्त्र चाणक्य ये भी सही है, राजतरंगड़ी पाणिनि ये गलत है। राजतरंगड़ी की जो रचना है वो पाणिनि के द्वारा नहीं किया गया था। राजतरंगड़ी
राजतरंगड़ी के लेखक जो थे वो कल्हड़ थे, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है राजतरंगड़ी में वो कश्मीर के इतिहास से यह संबंधित पुस्तक है, कश्मीर का जो इतिहास है उससे संबंधित यह पुस्तक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, लाल सागर एवं अरब सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो लाल सागर एवं अरब सागर को जो जोड़ती है वो बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाब अल मंदेब जल संधि लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी, ध्यान रखिएगा कि नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि इसकी स्थापना 1953 में हुई थी, तो यह बिल्कुल सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना है वो 1953 में हुई थी। नेक्स्ट कह रहा है ऑप्शन बी कि इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, तो यह गलत है। 1966 में नहीं, 1956 में जो है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन सी कह रहा है कि इसमें भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की गई थी, तो यह बिल्कुल सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर असत्य कथन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1931 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्न प्रांतों में से किस प्रांत में सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत्याग्रहियों की सर्वाधिक जो संख्या थी वो गुजरात से थी। गुजरात से 32 सत्याग्रही थे, इसको ध्यान रखिएगा। और बिहार से सत्याग्रहियों की बात करें तो केवल एक सत्याग्रही बिहार से थे, जो जिनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, गिरवरधारी सिंह जो थे वो बिहार से एकमात्र सत्याग्रही थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गांधी इरविन समझौता जो है वो तेज बहादुर सप्रू के प्रयासों से हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेज बहादुर सप्रू। गांधी इरविन समझौता की हम लोग बात करें तो यह 5 मार्च 1931, 5 मार्च, ध्यान रखिएगा कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 69 कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था। तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में प्रारंभ किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1920, 1 अगस्त, ध्यान रखिएगा कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, हाल में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पीरा कुम्फर सुरंग का उद्घाटन किया है? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीरा कुम्फर सुरंग जो है वो जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीरा कुम्फर सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा विनायक दामोदर सावरकर की जयंती जो है 28 मई से, इसको भी ध्यान रखिएगा कि 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद डैश डैश को सांख्यिकी में 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, CR राव को जो है वो सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? तो यह जो है वो जॉर्जिया है। हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य जो है वो जॉर्जिया बन गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबराज, ध्यान रखिएगा कि नागरिक दुबराज को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह जो सुगंधित चावल है वो छत्तीसगढ़ का चावल है, इसको जीआई टैग दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वही जो मिर्चा चावल है वो बिहार के मिर्चा चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, हाल ही में किस संगठन ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM अमोघ 3 का फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो ATGM जो है वो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुर्रानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? सलीम दुर्रानी जो थे वो क्रिकेटर थे, इनका संबंध जो है वो क्रिकेट से था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, किस देश में रूढ़िवादी नेता पेट्री ओर्पो ने सना मारिन को हराकर प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? तो ये पेट्री ओर्पे जो है वो फिनलैंड के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिनलैंड के प्रधानमंत्री इससे पहले सना मारिन थे, जिनको पेट्री ओर्पो ने हराकर यह चुनाव जीत लिया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, किस राज्य में स्थित दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध वहां के ईदू मिसमी जनजाति के लोग कर रहे हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। इसमें दो चीज़ ध्यान रखिएगा, एक तो दिबांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और मिसमी जनजाति, मिसमी ईदू मिसमी जनजाति जो है वो भी अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है, जो इस योजना को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध कर रहे हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान पर कर्नाटक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान। ध्यान रखिएगा, राइट टू हेल्थ का जो अधिकार है वो राजस्थान के द्वारा पारित किया गया है। वहीं चलने का अधिकार, राइट टू वॉक, चलने का अधिकार जो है वो पंजाब के द्वारा पारित किया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये जो पहले व्यक्ति बने हैं वो बन गए हैं कृष्ण प्रकाश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्ण प्रकाश जो है वो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83। तो 83 को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 81 माइनस 49 का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 81 माइनस 49 इंटू 81 प्लस 49 इज इक्वल टू हो जाएगा 64 इंटू पी। इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 32 इंटू 130 इज इक्वल टू 64 इंटू पी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा P इज इक्वल टू हो जाएगा 65। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 30, 35, 40 और 45 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में 5 हो। तो आइए इसको देखते हैं। इसमें करना यह है कि 30, 35, 40 और 45 का हम लोग लॉसो निकाल लेंगे तो इसका हो जाएगा 2520, इसका लॉसो हो जाएगा। और सबसे छोटी संख्या जो इसमें जोड़ देंगे, जितना अंतर चाहिए वो 5 को इसमें जोड़ देंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए,
2525 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर बता रहा हूँ, 30, 35, 40 और 50 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो वो 2520 हो जाएगा। और शेषफल कितना बच रहा है, ये 2520 तो ये तीनों चारों से विभाज्य हो जाएगा। शेषफल बच रहा है 5, तो 5 को इसमें ऐड कर देंगे, तो 30 से भी इसको विभाज्य करेंगे तो 5 शेष बचेगा, 35 से भी इसको विभाज्य करेंगे तो 5 बचेगा, 40 और 45 से भी इसको विभाज्य करेंगे तो भी इसका शेष 5 बचेगा। तो अभिष्ट जो संख्या हो जाएगी वो 2525 हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, यदि इडुटेरिया की 2 टीमें ए और बी किसी प्रोजेक्ट को 15 दिन में टीम बी अकेले 25 दिनों में पूरा करता है तो टीम ए अकेले उस प्रोजेक्ट को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 75/2 दिन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1:9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 87, 200 से छोटी सभी प्रकृत संख्याओं का औसत योग्य क्या होगा, तो आइए इसको देखते हैं। लगातार 200 संख्याओं का जो औसत हो जाएगा वो हो जाएगा n+1/2 इज इक्वल टू 199 + 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 200/2 इज इक्वल टू 100। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर जो आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो 47/48 इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, किसी मजदूर के एक दिन की मजदूरी के 40% को 36 में जोड़ने पर उसी का एक दिन का ही मजदूरी प्राप्त होता है, तो उस मजदूर का एक दिन की मजदूरी क्या होगी। तो मजदूर की मजदूरी को हम लोग x मान लेते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 36 + x × 40% इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं आगे। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 36 + x × 40/% में 100 हो जाएगा इज इक्वल टू x हो जाएगा। नेक्स्ट अगला स्टेप हम लोग देखते हैं 36 + 2x/5 हो जाएगा। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 2x/5 हो जाएगा इज इक्वल टू x हो जाएगा। नेक्स्ट आगे एक स्टेप और बढ़ेंगे तो 36 इज इक्वल टू 3x/5 हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा 60। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, 3.033 बट्टा में है 30.03 प्लस 3003/300.3 के बराबर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3000 बट्टा में 303 यानी 3003 × 10 प्लस 3003 × 10 बट्टा में हो जाएगा 3003। तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 1/10 + 10 इज इक्वल टू 101/10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 को 101 में भाग देंगे तो 10.10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 में समानांतर श्रेणी √3, 5√3, 9√3 डैश डैश का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका जो 15वां पद हो जाएगा वो 57√3। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, वर्ग की भुजा में 5% से वृद्धि हुई, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। तो अगर वर्ग की भुजा में हम लोग 5% की वृद्धि करेंगे तो उसका क्षेत्रफल जो है वो 10.25% बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, हैज के किस छोटे से छोटे मान के लिए 234 3 से विभाजित होगा। तो 3 से विभाजितता का नियम आपको पता है, सभी संख्याओं का जो योग हो वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो इसमें हम लोग जब 3 ऐड करेंगे तो ये जो हो जाएगा वो 3 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 कह रहा है कि 20 छात्रों का औसत 40 है, जब 5 छात्र और जुड़ जाते हैं तो औसत 2 बढ़ जाता है। नए 5 छात्रों का औसत क्या होगा। तो नए 5 छात्रों का जो औसत होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 50। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि ए के बाद सी हो जा रहा है, तो ए में हम लोग 2 ऐड करेंगे तो ये सी हो जाएगा। सी में हम लोग 3 ऐड करते हैं तो ये एफ हो जाएगा। एफ में अगर 4 ऐड करें तो ये जे हो जाता है। जे में हम लोग 5 ऐड करें तो ये हो जाता है ओ, और ओ में हम लोग कितना ऐड करेंगे तो ये 6 यहाँ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा यू। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी यू हो जाएगा। तो ए में 2, सी में 3 ऐड करेंगे, एफ में जो है वो 4 ऐड करेंगे, जे में 5, तो ओ में 6 ऐड करेंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। श्याम अपने घर से 25 मीटर पश्चिम की तरफ चलता है। तो पश्चिम की तरफ चलिए, इसको ले चलते हैं। पश्चिम की तरफ ये चलता है 25 मीटर, फिर वो बाएं मुड़ जाता है। तो बाएं यानी पश्चिम की तरफ जा रहा है तो ये नीचे मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है। तो जब ये बाएं मुड़ेगा और वहाँ जो है वो 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ते हुए 225 डिग्री पर चलता है, फिर यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो 225 डिग्री। तो 225 डिग्री पर इसको हम लोग चलाएंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ 225 डिग्री इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये 180 डिग्री, और फिर 225 के बाद हम लोग आएंगे तो लगभग यहाँ आएगा। तो अब वो किस दिशा में चल रहा है इसको हम लोग बताएंगे। तो ये जो है वो दक्षिण पश्चिम की दिशा में चल रहा है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम की दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। सुरेश ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, वे मेरे ससुर के इकलौते बेटे का भांजा है। लड़के का सुरेश से क्या रिश्ता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेटा का रिश्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट में जो भी इसमें दिया गया है, क्या इसमें मेथड लगा के इसको बनाया गया है, उसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। 6 × 5 जब हम लोग करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और 30/3 करेंगे। 30 में 3 से जब हम लोग भगा देंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो हमारा 10 आ गया। 18 गुने हम लोग 3 करेंगे तो 18 तिहाई 54 हो जाएगा। गुने बटा में हम लोग 2 से इसको भाग दे देंगे तो 54 में 2 से जब भाग देंगे तो 27 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह जो दिया है वहाँ क्या आएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक पुट करके भी हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें जो हम लोग 15 के जगह प्रश्नवाचक चिन्ह में हम लोग अगर 3 रखते हैं तो 15 तिया 45 हो जाएगा, और 45 बट्टा हम लोगों को 5 करना है, 5 से भगा देंगे तो 9 × 5 = 45। तो ये हमारा 3 जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रमानुसार है? शब्दकोश के अनुसार इसको सजाना है, तो इसको आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो आ जाएगा वो एल आ जाएगा, उसके बाद से आई तो सब में है तो आई आएगा ही, उसके बाद से हम लोग टी देखते हैं, उसके बाद से आई के बाद से जो शब्द आएगा वो एन आएगा, ठीक है। एन के बाद से ई आएगा, तो 1 नंबर पर जो आ जाएगा वो लाइन आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कि 1 नंबर पर 5वां आ जाएगा। उसके बाद से जो आएगा वो लिटरेसी आ जाएगा। लिटरेसी जो हो जाएगा वो 4 नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देखें कि तीसरे पर कौन आएगा, तो लीटर आ जाएगा। लीटर जो है वो तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर ये 5 4 3 एक ही ऑप्शन में दिया है, 5 4 3, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। 4 मित्र ए बी सी डी कार्ड खेल रहे हैं। बी और ए पार्टनर है, तो 4 मित्र ए बी सी डी कार्ड खेल रहे हैं और बी ए पार्टनर है, तो ए और बी ये पार्टनर हो गए। डी उत्तर की ओर मुख करके बैठा है, तो डी जो है वो उत्तर की, यानी यहाँ बैठा है तो इसका मुख जो होगा वो उत्तर के साइड में होगा। और बी पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, तो बी जो है ये पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ए किस ओर मुख किया है, तो ए जो करेगा मुख वो पूरब की ओर करेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूरब की ओर वह मुख किया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूरब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हमारा जो 100 क्वेश्चन था बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए वो यहाँ समाप्त हुआ। तो अभी फिलहाल जो है इसका डेट आगे बढ़ गया है, एग्ज़ाम का डेट अक्टूबर में इसका चला गया है। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम डेली ही ऐसे सेट प्रैक्टिस आपके लिए लाते रहते हैं। अभी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, उसके बाद से 69th BPSC
के लिए भी सेट प्रैक्टिस डेली चल रहा है। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।